पहली तस्वीर वेस्ट बैंक की। एक गैस टैंकर ने बस स्टैंड को टक्कर मारी। ये देखिए तस्वीर। और जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त 20 साल का लड़का वहां पर मौजूद था। टक्कर से वो बुरी तरीके से घायल हुआ। इजरायली सेना ने हादसे को आतंकी घटना माना है और गैस टैंकर के ड्राइवर को मौके पर ही मार गिराया। गैस टैंकर के ड्राइवर की पहचान 58 साल के हेल के तौर पर हुई है। अब रूस यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से भी एक तस्वीर आपके सामने, जहां एक अटैक ड्रोन ने 2 यूक्रेनी सैनिकों को खूब जगाया। ये देखिए तस्वीर। ड्रोन सैनिकों के पीछे पड़ गया और सैनिक ड्रोन पर गोलियां दागते नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रोन ने सैनिकों का पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक सैनिक ने अपनी राइफल ड्रोन की तरफ उछाल दी, जिससे ड्रोन में विस्फोट हो गया और इस दौरान ये सैनिक घायल हुआ। तीसरी तस्वीर रूसी नौसेना के नेवल एक्सरसाइज की। ओशन 2024 की ये तस्वीर। रूस ने इस दशक का अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। सभी 5 रूसी बेड़े इसमें शामिल हैं। ये ड्रिल प्रशांत और आर्कटिक महासागर के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागर में एक साथ आयोजित की जा रही है। इसी अभ्यास में 400 से ज्यादा युद्धपोत, पनडुब्बियां, 120 से ज्यादा विमान और 90,000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हैं। चीन भी इस नेवल ड्रिल में हिस्सा ले रहा है। 15 देशों के प्रतिनिधियों को अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया गया। चौथी तस्वीर चीन से, जहां एक रॉकेट की वर्टिकल लैंडिंग करवाई गई है। रॉकेट एक स्टार्टअप कंपनी का था। रॉकेट 10 किलोमीटर आसमान में गया और फिर वर्टिकल लैंडिंग में ये सफल रहा। चीन के होबी मरुस्थल में किए गए इस परीक्षण में करीब 200 सेकंड का समय लगा। अब पांचवी तस्वीर इक्वाडोर से, जहां एल पेनिसिलो के जंगल में भीषण आग लगी है। आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ फैली और इसी वजह से बड़ी तादाद में घरों को भी खाली करवाना पड़ा। जलते जंगलों से सफेद धुआं निकलता नजर आ रहा है, जो आसपास के इलाकों में फैल गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। और अब जानिए कैसे पहले संजोली और अब मंडी। हिमाचल में मस्जिद पर विवाद का नया क्रम अब शुरू हो चुका है। एक मस्जिद को लेकर मंडी के लोग सड़क पर उतर आए, नारेबाजी हुई, बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस को लोगों पर पानी की बौछार करनी पड़ी। आखिर मंडी में बवाल की वजह थी क्या, ये बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों शिमला और मंडी में विरोध जिस तरीके से बढ़ चुका है। आज की प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। दोनों जगह मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहले शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, अब मंडी की एक मस्जिद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हिंदू संगठन मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी की जेल रोड मस्जिद पर आयुक्त कोर्ट का बड़ा फैसला भी आ गया है। आयुक्त एच राणा ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि जेल रोड मस्जिद का अवैध ढांचे को गिराना होगा, पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी। मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। तो ये तस्वीरें प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की उस कोशिश की, जहां देखिए किस तरीके से ये मामला अब सड़क पर आ चुका है। और यही वजह है कि इन तस्वीरों से साफ हो गया कि इस प्रदर्शन को देखते हुए किस तरीके से पहले लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक लगा दिए गए और साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। तो मस्जिद विवाद पर यह हंगामा आखिर है क्या, और प्रदर्शनकारी किस तरीके से मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग करते आए हैं, आज की इस वक्त की स्थिति है क्या, कोर्ट में मामले को देखते हुए क्या फैसला आया है, इसी बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमें ज्वाइन करेंगे। और मोहित से हम जानेंगे कि आखिर
लगातार जिस तरीके से मस्जिद विवाद को लेकर ये मामले सामने आ रहे हैं, मंडी का आखिर ये पूरा मामला है कि और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आया है, इस वक्त की स्थिति, प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है, इस बारे में डिटेल इनपुट मोहित से जानेंगे। उससे पहले तस्वीर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंडी की जेल रोड मस्जिद पर आयुक्त कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला आया है, आपको बता दें अब इस बीच एक और बड़ी खबर है। मस्जिद विवाद पर हिमाचल के सीएम के बयान को लेकर खबर आ रही है। भारी लोगों को लेकर ज्यादा समस्या, सीएम सुक्खू की तरफ से कहा गया, मुस्लिम पक्ष का धन्यवाद किया गया है। मंडी में मुस्लिम पक्ष ने खुद दीवार को तोड़ा और मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश ना हो। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि कल जो मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिद के मौलवी है, जो मस्जिद के अध्यक्ष है, वक्फा बोर्ड के, खुद जाके बोल रहे, ऐसी चीजें भी बहुत, तो इन चीजों का फायदा होता है जब वो खुद मानेंगे कि गलत है, हम उसको हटा देंगे। लिख के दिया है उन्होंने, पर क्या उनके लिखने से नहीं, अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम करेगा वो दायरे में रह के काम करेगा। हालांकि आपको बता दें, मस्जिद का कुछ अवैध हिस्सा तोड़ा गया है। मंडी की इस मस्जिद की बात कर रही हूं, जहां मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ हिस्से को तोड़ा है। ये खबर भी इस बीच यहां पर सामने आ रही है। हालांकि आपने सीएम को भी सुना, जिन्होंने कहा कि इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश ना करें। और फिलहाल इस वक्त एक खबर यह भी आ रही है कि मंडी मस्जिद के कुछ अवैध हिस्से को तोड़ा गया। उसी वक्त की ये तस्वीर अब आपके सामने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ हिस्सा तोड़ा है। मंडी की मस्जिद की ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां पहली तस्वीर में मस्जिद के बाहर एक दीवार तो साफ नजर आ रही है, दूसरी तस्वीर कुछ लोग मस्जिद की दीवार और दूसरे हिस्से को खुद तोड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद मस्जिद के हिस्से को गिरा दिया है। अब पूरे विवाद पर मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। कल दिशा निर्देश मिले थे कि आज पीडब्ल्यूडी आएगा, वो मौका पर अपना निशानदेही करेगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पटवारी साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कानून गो साहब थे और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब थे। ये सब लोग आए हुए थे मौके पर। तो इन्होंने अपने नाम लगाई की। तो जो पहले इनका एरिया निकलता था, आज भी वही एरिया है। पहले भी निशान लगा हुआ था, यहाँ रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, वही पीडब्ल्यूडी का निशान है। उसके बाद उनकी जगह है, ये दीवार आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये दीवार गिरा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं गिराना तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपकी जगह है। हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार हैं। हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त की स्थिति क्या है, क्योंकि यहां पर इन्हीं लोगों को काबू में करने के लिए जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार की ये तस्वीर आपने देखी है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने जिस तरीके से अब खुद कुछ हिस्से को तोड़ दिया है। मोहित, अपडेट इस पर आपसे चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि अब सीएम सुक्खू को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने भी कह दिया कि अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो किसी भी चीज को पहले जाने समझे, धार्मिक रंग देने की कोशिश ना हो। देखिए, अभी का अपडेट ये है कि स्थिति वहाँ पर अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और कोशिश की जा रही है माहौल को शांत करने की। इस बीच आयुक्त कोर्ट ने भी माना है कि 2 मंजिल जो वहाँ पर निर्माण किया गया है मस्जिद पर, वो अवैध है, उसको गिराने के निर्देश दिए गए हैं और 30 दिन के अंदर जो मुस्लिम पक्ष है अगर वो चाहे तो अपील कर सकता है। लेकिन सीएम सुक्खू सीधे तौर पे कह रहे हैं कि धार्मिक रंग ना दिया जाए इन मामलों को लेकर और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही बात शिमला के मामले को लेकर कही जा रही है और यही बात अब मंडी के मामले को लेकर कही जा रही है। लेकिन मस्जिद कमेटी ने दीवार तो गिरा दी है, लेकिन जो आदेश आया है आयुक्त कोर्ट का, वो आया है 2 मंजिला जो भवन पर और बना दी गई उसको लेकर। उसको कब गिराया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चैलेंज करेगा, ये भी आने वाले दिन में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस मस्जिद को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाद काफ़ी पुराना है। 30 साल पहले की जो यथास्थिति है अब वो बनाने के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन इस मस्जिद को लेकर उससे भी पुराना विवाद है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि मस्जिद पूरी तरह से अवैध है और पुराने टाइम में यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। इसका वो आरोप लगाते रहे हैं। ये पुराने वक्त की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा मुद्दा है वो अवैध कंस्ट्रक्शन का है और 30 साल पहले की जो मस्जिद की स्थिति थी उसको जस-तस बनाने के निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। जी, हालात पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका। और अब आगे बढ़ेंगे, हालात पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका। और अब आगे बढ़ेंगे।
दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक ग्रेटर कैलाश बीती रात ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गई। ग्रेटर कैलाश के एक जिम के सामने अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी फुटेज देखिए। सीसीटीवी में दो लोग एक जिम के बाहर एक कार के पास खड़े हो गए, बातचीत करने लगे। तभी दो लोग और आए, दनादन फायरिंग करने लगे। ताबड़तोड़ फायरिंग में नादिर शाह नाम का एक शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। नादिर शाह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम चलाता था। नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया कि यह हत्या उसने करवाई है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो दिल्ली में जिस तरीके से दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस बारे में और जानकारी है क्या और पुलिस की तरफ से किस तरीके से पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है? मेरे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन करेंगे और जितेंद्र से हम इस बारे में जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस मामले में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो जिम्मेदारी ली है, कौन है वो शख्स। गैंगस्टर के बारे में एक जानकारी जितेंद्र से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हत्या से जुड़ी जो अहम जानकारियां अभी तक सामने आई हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि दिल्ली में गोलियों की इस तड़तड़ाहट को लेकर तस्वीरें जो सामने आई हैं, उससे यह साफ हुआ कि रात 11 बजे का वक्त जब ग्रेटर कैलाश इलाके में फायरिंग की ये घटना सामने आई है। जिम संचालक नादिर शाह को गोली मारी गई है और हमलावरों ने 14 राउंड फायर किया है। और खबर यह भी सामने आई है कि बाइक पर 2 लोग आए थे और बाइक पर आए 2 हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक आपको बता दें, खबर यह भी है कि दुबई में रहता था जिम संचालक नादिर शाह। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके का घोषित बदमाश था नादिर शाह। नादिर शाह के खिलाफ 4 मुकदमे भी दर्ज हुए। कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था दिल्ली, तो कोर्ट में आई सुनवाई के लिए दिल्ली में उसकी मौजूदगी और जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, आपको बता दें रोहित गोदारा ने भले इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन पुलिस को कुछ और लोगों पर भी शक है। जिस एंगल पर पुलिस की जांच हो रही है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हत्यारा कौन है, जांच को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को लोकल गैंग पर भी हत्या का शक है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जिस तरीके से गठित हुई है, आपको बता दें क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम तलाश में जुटी हुई है। टेक्निकल सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज की मदद पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए ली जा रही है। लेकिन नादिर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा ने मर्डर कराया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ है, इस बारे में जानकारी। नादिर हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा, तिहाड़ में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा ने कराया है मर्डर। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, आखिर नादिर हत्याकांड में इस खुलासे के बारे में खबर को समझाइए, क्योंकि ये तिहाड़ में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा आखिर है कौन? जी बिल्कुल, देखिए रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात का दावा किया कि नादिर शाह की हत्या रोहित गोदारा के इशारे पर करवाई गई है। समझना जरूरी कि आखिरकार रोहित गोदारा कौन है। रोहित गोदारा दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बताया जाता है। इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और वहीं पर बैठकर पूरा जो गैंग है उसको वहां से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को इस वक्त रोहित गोदारा अमेरिका में बैठकर ऑपरेट करता है। हाशिम बाबा रोहित गोदारा का राइट हैंड बताया जाता है, जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तो लिहाजा रोहित गोदारा ने हाशिम बाबा को ये सुपारी दी नादिर शाह के नाम की, और उसके बाद जो हाशिम बाबा है उसके गैंग के जो शूटर्स हैं उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो फिलहाल दिल्ली की स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये 6 लोग बताए जाते हैं हाशिम बाबा गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके पास से बड़ी संख्या में वेपन बरामद हुए हैं। हालांकि जिन 2 शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो दोनों अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ये जो 6 लोग हैं ये दरअसल पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। इन्होंने ही हाशिम बाबा के इशारे पर रेकी की और उसके बाद हथियार जुटाए और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2 शूटर्स का इंतजाम किया। जो सोशल मीडिया पोस्ट रोहित गोदारा की तरफ से किया गया, जो कबूलनामा है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि दरअसल नादिर शाह इनके काम के बीच में आ रहा था और यही वजह थी कि नादिर शाह को हटाया जाना इनके लिए बेहद जरूरी था, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। तो लिहाजा हत्याकांड का पूरा खुलासा हो चुका है। बस इंतजार है इन दोनों शूटर्स के पकड़े जाने का, जिनको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट उनके तमाम ठिकानों पर रेड कर रही है। जी
चलिए, मामले की आगे की इन्वेस्टिगेशन पर और शूटर्स की तलाश को लेकर जिस तरीके से टीम्स जुटी हुई हैं, नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज जमानत दी है और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो जेल से बाहर आने के बाद किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने उनके हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाकर प्रचार करने पर कोई रोक नहीं लगाई है और अब यह साफ है कि केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। आपको अब हम सबसे पहले केजरीवाल की जमानत से जुड़ी 5 बड़ी बातें बता देते हैं, क्योंकि केजरीवाल को मिली जमानत की ये 5 बड़ी बातें, जहां अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से निकलने का रास्ता साफ हो चुका है। शराब घोटाले के केस में सीबीआई के दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेल पर सहमति, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर मतभेद को लेकर खबर है। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के केस में सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले ईडी के मुकदमे में भी उन्हें जमानत मिल चुकी थी और केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें, आपके नेता एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। खुद सुनीता केजरीवाल कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची, कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और आगे आने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर फैसले ले रही है, इस बारे में सहयोगियों से करूंगी बात। मेरे सहयोगी जीत भाटी और दिल्ली से ही पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पीयूष, आज कोर्ट रूम में फैसले के दौरान शर्तों को लेकर भी बात आई है। हालांकि इसको लेकर खबर अभी तक सामने आ रही है कि आखिर आज कोर्ट रूम में तोते का भी जिक्र हुआ है। एक एक डिटेल इनपुट आपसे फिलहाल यहां पर चाहूंगी। आज फैसले के दौरान कोर्ट में क्या हुआ? बिल्कुल सुरभि, देखिए इस मामले में जो शर्तें हैं वो ईडी के समय जो जमानत दी गई थी, यानी कि ईडी के मामले में जो जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, वही समान शर्तें इस फैसले पर भी लागू की गई हैं। फैसले में खास तौर पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने ये स्पष्ट किया है कि ईडी की जमानत के मामले में जो शर्तें तय की गई थी वही शर्तें रहेंगी, यानी कि वो कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे, देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद सीबीआई या ईडी दोनों ही इस मामले में सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं कि शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। और आपने जिक्र किया तोते का, तो 2013 के बाद दूसरी बार ये जिक्र आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सीबीआई से ये कहा है कि आप किसी दबाव में काम मत करिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि आप निष्पक्ष और सही जांच करिए, और जांच सिर्फ होते हुए दिखनी नहीं चाहिए कि सही है, वो होनी भी चाहिए। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि सीबीआई को किसी भी पिंजरे में नहीं होना चाहिए और इस धारणा को उसे तोड़ना चाहिए। चलिए, मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूं पीयूष। अब जस्टिस भुइया की ये बड़ी टिप्पणी के बारे में पीयूष हमें बता रहे थे, इस बारे में और डिटेल जानकारी दूं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। जश्न के माहौल की तस्वीरें ये देखिए, जहां सुनीता केजरीवाल खुद मिठाई बांटती हुई नजर आई हैं। पीछे 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 पीयूष, मेरे सहयोगी हमें बता रहे थे, जिनसे मैंने सवाल किया था कि आज कोर्ट में क्या हुआ। यहां आपको बता दें, जस्टिस उज्जवल भुइया की बड़ी टिप्पणी के बारे में जानकारी वो दे रहे थे और यही खबर है, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता, ये धारणा बदले। सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त हो, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन और इस बारे में आपके सामने, क्योंकि केजरीवाल को जमानत, सुप्रीम कोर्ट में तोते का जिक्र, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि वे पिंजरे से बाहर आजाद होकर काम करने में सक्षम है। सीबीआई को शीजा की पत्नी की तरह एकदम संदेह से काम करना होगा, और ताकि सीबीआई के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में तोते का जिक्र किया, जिस पर अब सियासी हंगामा कैसे मचा हुआ है, खबर जानिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियां पिंजरे में बंद तोते की तरह इस्तेमाल किया, जबकि बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने कहा कि सीबीआई तोता नहीं, बाज है।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तोता वाली टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। 2 जजों का फैसला आया। एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। इससे बड़ी और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती, और सेंट्रल सरकार को इससे कुछ सबक लेना चाहिए जी। ये टोटल इंडाइटमेंट है जो इनकी पॉलिसीज़ है कि सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करना फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, एक तो है कि आपने कोई गलत काम करने वाले आदमियों को गिरफ्तार कर रहे हो या उनमें से कुछ आपने निकालना है। तो ये सारी बात, ये जो आज बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो दिस हैज़ टोटली शोन द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि ये तो हर काम ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीयूष से। लगातार कोर्ट रूम में आज के इस फैसले को देखते हुए मैं जानकारी ले चुकी हूं। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जीत भाटी मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, अब सवाल यह है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैसले को देखते हुए, तो आने वाले वक्त को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए भी कैसी तैयारी आम आदमी पार्टी की, और अब बड़ी राहत। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी इस फैसले को किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं करके मान रही है, और यही वजह है कि देखिए विधानसभा चुनाव हैं पंजाब के अंदर, 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो एक बड़ी ये उनके सामने संकट था कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो जनता को बांध सकता है, और कुछ महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है। ये वजह पार्टी दफ्तर का आपको हाल दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुटने शुरू हो गए। सामने एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, उस तरफ आप नजर करेंगे तो वहाँ पर लिखा है मोदी का काल, देश का लाल, केजरीवाल। इस नारे के साथ में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है, और देखिए तमाम नेता पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कुछ ही क्षणों में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचने वाले हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या करना क्या है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब शाम तक समय है उनका बाहर आने का, तो उसके बाद क्या किया जाए सबसे पहले, और जिस तरीके से पिछले इतने दिनों से जब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 21 मार्च से अगर मैं बात करूं, उनको गिरफ्तार किया था ईडी ने, बीच में थोड़ा आए थे जो 21 दिनों के लिए, लेकिन इस बावजूद जो पार्टी की धारा थी वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ी थी, उसको अब वापस तेज करने के लिए हरियाणा चुनाव से पहले प्रचार की मिली इजाजत को लेकर भी फिलहाल और जानकारी दे देती हूं। जीत, आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि केजरीवाल को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। वो शर्तें जरा यहां पर जान लीजिए, जिसमें यह साफ है कि 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा, और सीएम ऑफिस वो नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर भी नहीं कर सकेंगे साइन, केस पर कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं देंगे, हालांकि किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, और ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। इस बीच आगे ये भी जान लीजिए, 5 अक्टूबर जब हरियाणा विधानसभा चुनाव है और आज केजरीवाल को जमानत मिल गई है, इसलिए मैंने टाइमिंग को लेकर जीत से सवाल किया था। आपको बता दें, इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को 21 दिन के लिए केजरीवाल को बेल मिली थी, जिसका जिक्र यहां पर जीत भाटी भी कर रहे थे, और तब भी उन्होंने प्रचार किया था। अब दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना था, पंजाब में 1 जून को लोकसभा के लिए वोट डाले गए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट हालांकि तब मिली नहीं थी, पंजाब में उसे 3 सीटें मिली। इस बार हरियाणा में अब चुनाव है, यह देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल के प्रचार से उनकी पार्टी को वहां कितना फायदा होता है, कितनी मजबूती मिलती है। अब हरियाणा चुनाव का जिक्र किया तो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की सियासी स्थिति
बदलेगी कैसे, यह समझना भी बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूं क्योंकि जेल से बाहर आते ही हरियाणा चुनाव के प्रचार में जाहिर सी बात है वो सक्रिय हो जाएंगे। और आगे यह भी इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से फिलहाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, केजरीवाल के अब वो खुद चुनावी मैदान में होंगे। प्रचार के दौरान सुनीता अरविंद को हरियाणा का बेटा भी बता चुकी हैं। अब ये भी जानिए कि किस तरीके से केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मतदाताओं पर इसका असर पड़ सकता है, इसी पर सबकी नजर रहेगी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने 2019 का हरियाणा चुनाव 46 सीटों पर लड़ा था और तब 0.48% उन्हें वोट हासिल हुए थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इस पर तो नजर रहेगी। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा था तब 0.36% वोट हासिल किए थे। अब हरियाणा में आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है, इसी पर करूंगी जीत आपसे सवाल। उससे पहले एक स्मॉल रिस्पॉन्स। पीयूष, आगे का प्रोसेस क्या है, कब बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी प्रति आ चुकी है और जो उसकी आधिकारिक प्रति होती है वो अरविंद केजरीवाल के वकील यहां से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट गए हैं, जहां पर वो बेल बॉन्ड भरेंगे, श्योरिटी भरेंगे और उसके बाद वहां से कोर्ट से एक आदेश जाएगा जिसे परवाना भी कहा जाता है और उस परवाने के पहुंचते ही जेल में वहां पर कागजी कार्रवाई होगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे जेल से। इसमें करीब शाम को 5 बजे तक का वक्त लग सकता है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे और अपनी राजनीति में फिर से आगे कदम बढ़ाएंगे। वो कदम आगे क्या होगा, इसी बारे में जीत आपसे भी सवाल करना चाहूंगी क्योंकि पिछली बार भी कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे, तब तो लोगों का हुजूम सड़क पर था, सड़क पर ही उन्होंने संबोधित भी कर दिया था। बिल्कुल, देखिए जैसे जेल से बाहर निकले थे तो लोगों ने जो है जिस तरीके से जोशी दिखाई उसको देखकर भी अरविंद केजरीवाल का जोश हाई था और उन्होंने वहां पर भाषण दिया। उसके बाद पार्टी दफ्तर गए। इस बार भी देखिए वही करेंगे। आपको याद होगा जब 11 मई को अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 21 दिनों के लिए बाहर आए थे तो अगले दिन से ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। हालांकि पहले मंदिर गए, राजघाट गए, पार्टी ऑफिस गए। इस बार भी देखिए अरविंद केजरीवाल कब आ रहे हैं, जब एकदम हरियाणा का चुनाव पीक पर है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा समय घर पे बैठेंगे। आने के बाद में जो है वो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे और आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त उनकी जमानत मिलना वाकई में एक संजीवनी बूटी की तरह है, क्योंकि एक बड़ा संकट था आम आदमी पार्टी के सामने कि वो कौन सा चेहरा होगा जिसको वो हरियाणा चुनाव में आगे कर सकते हैं। और देखिए खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा के ही मूल रूप से वो रहने वाले हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी बेटा भी कह चुकी हैं सुनीता केजरीवाल, जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त चुनाव प्रचार की कमान संभाले बैठी हैं। फिलहाल आगे क्या फैसला लिया जाता है इस पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जीत आपका। एक और बड़ी खबर का अब रुख कर रही हूं क्योंकि यूपी में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। ये इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज, जहां बता दें आपको आजमगढ़ के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि ऐसी क्या वजह रही कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। आजमगढ़ के रहने वाले सुनील कुमार ने आरोप लगाया था कि जमीन के एक विवाद में बिना उनका पक्ष सुने बुलडोजर कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट इस मामले में 18 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा। बता दें हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 6 सितंबर को की थी, पर आदेश की कॉपी कल रात अपलोड हुई है। पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, ये पूरा मामला तो हमने जाना, लेकिन कोर्ट ने किस तरीके से पूरे मामले को लेते हुए ये सवाल अब यूपी सरकार से किया है? देखिए 18 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई है। उस दिन यूपी सरकार को पूरे ब्यौरे के साथ जवाब देना है और ये मामला चूंकि इसीलिए सुर्खियों में है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर के किस तरीके से टिप्पणियां की गई थी। इसी मामले में आजमगढ़ के सुनील कुमार हैं, उनका ये कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई तब होती है जब उससे की विधिक प्रक्रिया यानी कि लीगल प्रोसेस होता है। जमीन का विवाद था, उसमें कहा जा रहा था कि उसने अवैध जमीन पर घर बना लिया था, जमीन पर अवैध तरीके से, तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है, 3-3 बार नोटिस दी जाती है, उसका जवाब होता है, फिर एक अपीलिएट अथॉरिटी होता है, उनके पास भी जाना होता है और ये उसका एक लीगल राइट है। हाईकोर्ट ने माना कि इन सभी नियमों का पालन नहीं किया गया, जल्दबाजी में जबरन उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसी मामले में सरकार से जवाब मांगा गया। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बता दें हाईकोर्ट इस मामले में अब 18 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा। जोधपुर में दुनिया के कई देशों की वायुसेना मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। भारत के अलावा अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर अब आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से भारत के 7 अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स इस युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। तस्वीरें आपके सामने जोधपुर की होंगी, जहां दुनिया के कई देशों की वायुसेना मिलकर
ये युद्धाभ्यास कर रही है। राजस्थान के जोधपुर की अब तस्वीर, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में 30 देशों की वायुसेना हिस्सा ले रही है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में करतब दिखाए हैं और युद्धाभ्यास में शामिल दूसरे देशों के फाइटर जेट्स ने भी अपना दमखम दिखाया है। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जैगुआर और तेजस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट, ग्रीस F-16 फाइटिंग फॉल्कन और ऑस्ट्रेलिया के FA-18 हॉर्नेट के साथ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देश भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में अपनी क्षमताओं का डे एंड नाइट प्रदर्शन कर रही हैं। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में स्वदेशी विमान तेजस आकर्षण का केंद्र रहा। इस विमान को सभी ने सराहा। देखिए TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की ये रिपोर्ट। जोधपुर में चल रही तरंग शक्ति एक्सरसाइज ने इतिहास रच दिया और इतिहास रचा है भारतीय वायुसेना के तेजस ने। आप मेरे ठीक पीछे ये तेजस विमान देख सकते हैं। इसे भारत में ही बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट ने इस पूरी एक्सरसाइज में इतिहास रच दिया है। दूसरे चरण में भारतीय वायुसेना कि इस एक्सरसाइज ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरकर एक इतिहास रचा है। इस अभ्यास में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह ने सिंगल सीटर फाइटर जेट में उड़ान भरी। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल AS राजा सुब्रमण्य के साथ साथ नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने तेजस के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन से उड़ान भरी। पहली बार इस तरह के अभ्यास में सेनाओं के तीनों उप प्रमुखों का इस तरह उड़ान भरना उनकी भागीदारी क्रॉस डोमेन सहयोग को बढ़ते फोकस को दर्शाता है। और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने भी अपना दम दिखाया है। सुखोई 30 MKI की खूबियों के बारे में बता रही हैं TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण। भारतीय वायुसेना के बेड़े में बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण HAL द्वारा किया जा रहा है उसे और अपग्रेड करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तरंग शक्ति एक्सरसाइज में सुखोई 30 एयरक्राफ्ट यहाँ पर लगाया गया है। सुखोई एक अत्याधुनिक, एडवांस और शक्तिशाली लड़ाकू जेट है जो अपनी विशेषताओं और क्षमताओं के मामले में दुनिया के सबसे चर्चित एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। सुखोई विमान की अगर हम स्पीड की बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है, जिससे ये दुश्मन के क्षेत्र में गहराई से हमला करने में सक्षम है। और साथ ही साथ सुखोई में एडवांस हथियारों से ये लैस है, जिनमें मिसाइल बम शामिल है, जो इसे एक तरीके से कई तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए ग्रीस की सेना F-16 विमान लेकर आई है और F-16 कितना एडवांस है, देखिए अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट। ग्रीस ने यहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट प्लेस किया है जो कि एक F-16 एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसे अमेरिका ने बनाया है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा निर्मित ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्लेस किया गया है और इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है। अमेरिका ने इस विमान को डिज़ाइन किया है और अमेरिका द्वारा निर्मित किए गए ये विमान जो है पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश खरीदते आए हैं। जैसे कि ग्रीस का ये जो F-16 एयरक्राफ्ट है वो इस वक्त ठीक हमारे सामने है, लेकिन F-16 को खरीदने में भारत ने अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर F-16 एयरक्राफ्ट आता रहा है, शिरकत करता रहा है और अब ये विमान भारत में बनना शुरू हो सकता है। दरअसल अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने जंगी विमान यानी कि ये जो लड़ाकू विमान है F-16V अब भारत में बनाने की पेशकश की है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और कंपनी ने F-16V ब्लॉक 70/72 वेरिएंट को अपग्रेड किया है। फाइटर जेट में AN APG-83
AESA रडार लगा हुआ है, यानी कि इसमें बेहद एडवांस तकनीक का रडार सिस्टम लगाया गया है, जिसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लक्ष्य पर निशाना लगाने की क्षमता लगातार बढ़ रही है और अमेरिकी विमान वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है, जो इसे मजबूत सर्विलांस पैकेज देता है और 100 से ज़्यादा फाइटर जेट के ऑर्डर की उम्मीद लगा रखी है। आपको बता दें, F-18 विमान भी तरंग शक्ति में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना इस विमान के साथ हिस्सा ले रही है। कितना खतरनाक है F-18, देखिए इस रिपोर्ट में। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने भी शिरकत की है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया है F-18 एयरक्राफ्ट, जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। हालांकि ये भी एक अमेरिकन कंपनी मेड एयरक्राफ्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स जो है वो इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इस एयरक्राफ्ट की झलक। एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक रोल वाला ये एयरक्राफ्ट है और बेहद खतरनाक और भूमिका यानी कि मल्टी रोल वाला ये लड़ाकू विमान में से एक माना जाता है, जो अपनी लेटेस्ट टेक्निक, स्पीड और हथियारों के कारण जो दुश्मन है उन्हें पछाड़ देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एडवांस रडार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं और ये दुश्मन को आसानी से नेविगेट कर सकता है और उसे टारगेट कर सकता है। ये एयर टू एयर मिसाइलें दाग सकता है और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और बम भी ये दागने में सक्षम है और यह हवा में और ज़मीन पर यानी कि दोनों लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर कोई दुश्मन हवा में है तो ये उसे भी अपनी मिसाइल अटैक से टारगेट कर सकता है और अगर दुश्मन ज़मीन पर है तो ये हवा से ज़मीन पर भी उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब आज की एक और बड़ी खबर, भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां और दोनों के बीच ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की होड़ है। लेकिन 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत चीन के रिश्तों में खटास पैदा हुई। लेकिन अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिनसे लगता है कि चीन को अकल आ रही है और वो भारत से लगातार संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके 3 बड़े संकेत, इंफॉर्मेशन आपके सामने। पहला संकेत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया, जिन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% तक सुलझ चुकी है। दूसरा संकेत, कल सेंट पीटर्सबर्ग में NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक। इस बैठक में हुई मुलाकात, जिसके बाद अजीत डोभाल ने कहा बेहतर संबंधों के लिए शांति जरूरी है। तीसरा संकेत मिला रूस से, जहां अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है और माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब चीन के साथ सीमा विवाद को खत्म करने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% सुलझी। चीन के साथ बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यकरण है। समस्या का समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। सीमा पर झड़प ने रिश्तों को और बिगाड़ा है। Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do, but there's a bigger issue that, you know, if both of us have brought forces close up, and in that sense, there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship, because you can't have, violence on the border and then say the rest of the relationship is insulated from it. So trade has got affected, and the exchanges have got affected. So it is not normal, I mean, to put it very politely. We hope that if there is a solution to the disengagement and there is a return to peace and tranquility, then we can look at other possibilities. So that is the immediate issue. But I think there are larger issues in respect of India-China. We can look to other possibilities और संभावनाओं पर किया जा सकता है विचार। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले आपको बता दूं, चीन से सीमा विवाद पर जयशंकर की ये 10 बड़ी बातें इंफॉर्मेशन वॉल पर जान लीजिए, क्योंकि कोई देश उभरता है तो पड़ोसी प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है, भारत और चीन के बीच बेहद जटिल संबंध है और
चीन ने संबंधों को ज्यादा खराब किया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि तनाव कम करने के लिए वार्ता की बात कही जा रही है, उस पर फोकस करने की बात कही गई है और 75% डिसएंगेजमेंट का समाधान हो गया है। हालांकि छठी महत्वपूर्ण बात यहां जानी जो कही गई कि सेनाओं का सैन्यकरण का स्तर भी अब बढ़ गया है और सैन्यकरण का ही असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता हुआ साफ नजर आया है। व्यापार और आदान प्रदान प्रभावित तो हुए ही है, इस वजह से डिसएंगेजमेंट का समाधान निकलने की ये जो उम्मीद जताई गई है। मनीष, इसी को लेकर करूंगी आपसे सवाल, क्योंकि शांति की वापसी पर संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। मनीष। बिल्कुल, देखिए, भारत चीन संबंधों को लेकर जो बीते 4 साल से अधिक समय से जिस तरह का स्टैंड है, अब उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी यहाँ पर ठंडी बयार चल रही है, जिसमें चीन को जिस तरीके से बीते 51 महीने में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जो वाजिब भी था, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से सीमा पर अतिक्रमण किया था, चीन ने जिस तरीके से गलवान घाटी में क्लैश को किया था, उनके बाद से लगातार चीन से जो बातचीत भले ही चल रही थी, लेकिन सरकार हमेशा ये कह रही थी कि चीन ने वहां पर अपनी सेना को बुलाया, चीन ने वहां पर बहुत मिलिटराइज किया है। लेकिन अभी फिलहाल भारत के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि चीन के साथ हमारी बातचीत के बाद 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है गलवान को लेकर और 25% बचा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी ये बताया नहीं गया था वो 100% प्रॉब्लम क्या थी और उसमें से 75% क्या सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात तो जरूर है कि चीन को लेकर रुख जो है, इसको आप कह सकते हैं थोड़ी नरमी आई है। तो बातचीत की जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देश एक पटरी पर एक ही लाइन में सोच रहे हैं। यह एक बदलाव का संकेत है भारत और चीन के संबंधों को लेकर। उनकी बात भी हमने सुनी और जो संकेत आपने बताए, लेकिन उसके साथ एक और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है रूस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, और ये मुलाकात की है एनएसए अजीत डोभाल ने। बेहतर संबंधों के लिए शांति जरूरी, एलएसी पर स्थिरता और शांति एक शर्त है। दोनों देशों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं क्योंकि सीमा वाले इलाकों में शांति और स्थिरता जरूरी है, ये बात अजीत डोभाल की तरफ से कही गई है। इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी क्योंकि यहां डोभाल और वांग यी की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन इस वार्ता से निकला क्या ये जान लीजिए। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थल से पीछे हटने पर सहमति, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि पीछे हटाने के लिए तत्परता से काम करने पर सहमति बनी है। इंपॉर्टेंट ये कि सीमा पर लंबे समय से जारी गतिरोध के जल्द समाधान पर जोर दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये कि बॉर्डर पर शांति, एलएसी का सम्मान सामान्य स्थिति के लिए भी जरूरी बताया गया है। और साथ ही ये भी जानिए कि किस तरीके से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना भी जरूरी बोला गया है। हालांकि बेहतर द्विपक्षीय संबंध क्षेत्र और विश्व के लिए भी जितने महत्वपूर्ण है, उसी लिहाज से मनीष ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों की इस तस्वीर के आधार पर हुई वार्ता से भी ये साफ संकेत है कि आने वाले वक्त को देखते हुए क्या फैसले लिए जाते हैं और दोनों एक सेम बैंडविड्थ के साथ यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बीते 51 महीने में भारत और चीन के रिश्ते को अगर आप डिफाइन करते तो आप कहते कि दोनों देशों की सेनाएं जिस तरह से एलएसी पर मिरर डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं, उससे ठीक उलट ये तस्वीर दिख रही है, जहां पर कि एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिख रहे हैं साथ में। इन दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि भारत और चीन इस वक्त समस्या को सुलझाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और केवल यही एक तस्वीर नहीं है, इससे पहले हमने देखा कि 25 जुलाई को विदेश मंत्री जयशंकर के साथ वांग यी की मुलाकात होती है, फिर 4 जुलाई को भी विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग होती है। लगातार इन नेताओं की बातचीत कुछ कह रहा है और वो कह रहा है कि भारत और चीन के संबंध में बहुत बदलाव होने वाले हैं। अगले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसका हम लगातार इशारा कर रहे हैं कि इससे मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात को लेकर पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, ताकि अक्टूबर में खबर दे रहे हैं मनीष आप यहाँ 4 साल बाद दोनों की मुलाकात को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, वैसे तो 2014 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच 18 या 19 बार करीब बायलैटरल और मल्टीलैटरल बातचीत हुई थी। लेकिन मई 2020 में जब गलवान का युद्ध हुआ, उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत, अब तक सीधी मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है। लेकिन यह माना जा रहा है कि ब्रिक्स में जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति भी वहां पर रहेंगे, उस वक्त
दोनों नेताओं की मीटिंग हो सकती है और उसके लिए ही ये जो पीछे में बैकग्राउंड मीटिंग चल रही है एनएसए और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच, भारत के और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच, इनसे वो तैयारी हो रही है ताकि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सके और फिर जो 25% जिसका जिक्र कर रहे हैं विदेश मंत्री, उस समस्याओं का भी समाधान निकाला जा सके। चलिए, शुक्रिया इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मनीष, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। और अब खबर इंसान की अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग से जुड़ी है। स्पेस एक्स के पोलरस रॉकेट से अंतरिक्ष में गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक की है। करीब 50 साल में ये पहली बार है जब 4 अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर आए और अंतरिक्ष में चहलकदमी की। टेक अरबपति जेरेड इसाकमैन इस स्पेस वॉक को लीड कर रहे थे। ये स्पेस वॉक अपने आप में अनूठी इसलिए भी है क्योंकि ये किसी निजी एयरस्पेस कंपनी के कैप्सूल के जरिए संभव हो सके। स्पेस वॉक करने वाली ये टीम मंगलवार को फ्लोरिडा से अंतरिक्ष यात्रा पर निकली थी और इसने कल देर रात ये स्पेस वॉक की है और इसी के साथ स्पेस एक्स पोलरस डॉन मिशन पूरा हो गया। आपको बता दें, पोलरस कैप्सूल धरती से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर था। कमांड सेंटर से जब निर्देश मिले तब इस अभियान के कमांडर इसाकमैन हैश खोलकर बाहर निकले और एक एक कर 4 अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले, अंतरिक्ष को निहारते रहे। इसाकमैन और उनकी टीम को कैप्सूल का हैच खोलने से पहले हवा का दबाव कम होने तक भी इंतजार करना पड़ा। यही तस्वीर आपके सामने है। चारों सदस्यों ने वैक्यूम से खुद को बचाने के लिए स्पेस सूट पहना और इस अंतरिक्ष यात्रा से पहले चारों सदस्यों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले नए अंतरिक्ष यान से नए स्पेस सूट को आजमाना भी जोखिम भरा होता है। ऑपरेशन में गलती की कोई गुंजाइश ना होने पाए, इसलिए मिनट दर मिनट की प्लानिंग की जाती है। और कोलकाता केस में आरोपी पर बड़ी खबर है, जहां सियालदह कोर्ट में संजय रॉय की पेशी हुई है। सीबीआई की नार्को टेस्ट करवाने की अर्जी पर सुनवाई को लेकर खबर आ रही है।